नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी कंसेप्ट्स में, जहां हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस जो भी स्टॉक एनालिसिस किए हैं, उसकी चर्चा एक बार फिर से करेंगे। अभी तक स्टॉक एनालिसिस के सीरीज में हम लोगों ने दीपक फर्टिलाइजर, फिर टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, हत्सन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड और दीपक नाइट्रेट लिमिटेड की चर्चा किए हैं। एक और से स्टॉक जो जिसका नाम है शिवालिक रसायन, उसका भी हम लोगों ने एनालिसिस देखा है। आज की वीडियो में हम लोग पुनः इसकी चर्चा एक बार करेंगे। कुछ नए फैक्ट्स और जो कुछ चार्ट वगैरह देखना है हम लोगों को, जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए और अपने रिस्क प्रोफाइल के आधार पर इसमें निवेश कर सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स मुख्यतः 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है: इंडस्ट्रियल केमिकल्स, क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस और टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट टैन, जिसका माइनिंग में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, यह कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट नाइट्रिक एसिड और बेंटोनाइट सल्फर बनाने वाली कंपनी है। साथ ही यह इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एनपीप्रिल फर्टिलाइजर तथा टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड बनाती है। यह कंपनी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फार्मा और इंडस्ट्रियल ग्रेड के लिए बनाती है। मेथनॉल तथा लिक्विड CO2 भी बनाती है। इसका एक शानदार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 3,800 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तथा 20,000 से ज्यादा रिटेलर्स हैं, जो 12 राज्यों में स्थित हैं। यह कंपनी हाई मार्जिन लो डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन बढ़ा रही है और यह जो माइनिंग पर्पस में यूज होता है तथा इसमें इसका मार्जिन भी काफी अधिक है। साथ ही ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, मतलब ये जो टैन टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट में अमोनिया का जो जरूरत होता है, वो भी यह कंपनी खुद ही बना रही है तथा इसके लिए इसने ह्यूज कैपेक्स का भी प्लान किया है। जो अमोनिया का कैपेक्स करीब करीब 4,350 करोड़ का है, जो मार्च 2023 में पूरा होगा तथा टैन टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का कैपेक्स 1800 से 2000 करोड़ का है, जो मार्च 2024 में पूरा होगा। इन दोनों के कैपेक्स के पूरा हो जाने के बाद इस कंपनी के सेल्स में काफी ग्रोथ देखा जाएगा और इसी तरह इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उसका सीधा लाभ इन्वेस्टर्स को पहुंचेगा। दोस्तों, दीपक फर्टिलाइजर्स का अगर सेल्स और नेट प्रॉफिट चार्ट देखते हैं, तो मार्च 2019 के बाद इसमें काफी अच्छा जंप देखने को मिलता है। चूंकि यह कंपनी वर्तमान में ESM लिस्ट में है, इसलिए इसका स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन यह करीब इसका स्टॉक 500 के करीब गया था। वहां से घटकर अभी इसका प्राइस 430 के राउंड है। इस कंपनी के एक बार कैपेक्स हो जाने के बाद इसके नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में भी काफी वृद्धि होगी, जिसका रिफ्लेक्शन आने वाले वर्षों में हम लोग इसके प्राइस में देख सकते हैं। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जो 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी तथा यह टाटा स्टील लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है तथा टाटा स्टील लिमिटेड इसमें 75% हिस्सेदारी रखती है। यह भारत की पहली घरेलू टिन प्लेट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, जिसका प्रेजेंस लगभग 100 सालों से भी ज्यादा है। यह अपने उत्पाद का 24% एक्सपोर्ट करती है, 39% यह घरेलू बाजार में बेचती है। इंडिया में जो टिन प्लेट मार्केट है, उसका लगभग 52% हिस्सा यह कंपनी रखती है और जो बाकी प्लेयर हैं, जैसे हिंदुस्तान टिन वर्क्स हुआ और भी जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, इस मार्केट में काफी कम हिस्सेदारी रखते हैं। यह कंपनी काफी वाइड रेंज की प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट हुआ, टिन फ्री स्टील हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम कोटेड स्टील हुआ और फिर प्रिंटेड ETP, पैक्सल, कैंस इत्यादि है। यह कई सारे इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जैसे ईडेबल ऑयल्स हुआ, पेंट एंड केमिकल्स हुआ, प्रोसेस्ड फूड्स हुआ, एरोसोल्स हुआ, क्राउन्स बैटरी,
जो केन जो हम लोग डिब्बाबंद केन वगैरह का यूज़ करते हैं प्रोसेस्ड फूड में भी, वो भी यही कंपनी सप्लाई करती है। इसके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और प्रमोटर है। जैसे टाटा ग्रुप इसका प्रमोटर है, तो हम लोग को माने मैनेजमेंट की दृष्टि से कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि टाटा ग्रुप वेल एंड रेप्यूटेड मैनेजमेंट है। साथ ही यह कंपनी कुछ एक्सपांशन कर रही है, लगभग 3 लाख टन्स पर एनम की जमशेदपुर के पास। इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो फ्यूचर में भी काफ़ी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अभी प्लास्टिक से लोग कुछ दूसरे प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक हेल्थ के दृष्टि से उतना सूटेबल नहीं है। साथ ही यह कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, तथा इसके पास एक स्ट्रॉन्ग R&D बेस भी है। इस कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छा कैश बैलेंस है। यह कंपनी लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इससे इन्वेस्टर्स को लगभग प्रत्येक साल कुछ न कुछ यह कंपनी डिविडेंड देती है। इसका अगर सेल्स और नेट प्रॉफिट देखा जाए, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्च 2019 के बाद लगातार अप ट्रेंड रहा है, और फ्यूचर में भी यह अप ट्रेंड बना रहने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जो डिमांड इसके प्रोडक्ट की है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में चर्चा करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे बायर और सेलर एनर्जी सेल और परचेज कर सकते हैं। इसके 6,800 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सभी राज्यों में फैले हुए हैं। इसके 55 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं, और 500 से ज़्यादा कन्वेंशनल जनरेटर्स हैं। इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का, जिसमें लगभग 4,400 से अधिक ट्रेडर्स आते हैं। आईएक्स ने रिसेंटली इंडियन गैस एक्सचेंज भी लॉन्च किया है, जिसमें नेचुरल गैस ट्रेडिंग होता है। साथ ही यह कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्रॉस बॉर्डर भी एक्सपांड कर रही है। रिसेंटली नेपाल ने आईएक्स प्लेटफॉर्म से करना स्टार्ट किया है, तथा बांग्लादेश एवं भूटान से भी इस कंपनी की बातचीत चल रही है। और दूसरी बात यह है कि जो बायलैटरल ट्रेड्स होता है स्टेट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज के बीच में, उससे यह कंपनी सस्ते दरों पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जिससे इस कंपनी का फ्यूचर में और भी अधिक इसके प्लेटफॉर्म से ट्रेड करने की संभावनाएं हैं। और ये जैसे जैसे इसका ट्रेड बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से इसके नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होगी, और इसका रिफ्लेक्शन हमें इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिला, पास्ट में मिला भी है और फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। इसका अगर सेल्स और नेट प्रॉफिट का ग्राफ देखा जाए, तो हमें एक बेहतरीन चार्ट देखने को मिलता है। इस कंपनी ने मार्च 2011 से लगभग मार्च 2021 तक एक अप ट्रेंड में प्रदर्शन किया है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता है। चूंकि यह कंपनी एक मोनोपोली सेगमेंट में काम करती है, इस सेगमेंट में केवल 2-3 ही प्लेयर हैं। एक आईएक्स है, दूसरा पीटीसी है, लेकिन पीटीसी का मार्जिन काफी कम है, जबकि इस कंपनी का मार्जिन लगभग 80% के अराउंड है। तो इस कंपनी को पास्ट में भी काफी फायदा मिला, और फ्यूचर में भी ये इसी तरह का फायदा मिलता रहेगा। और चूंकि यह कंपनी मोनोपोली बिजनेस में है, तो इसका लाभ हम इन्वेस्टर्स को भी जरूर मिलेगा। दोस्तों, हडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड 1986 में चेन्नई में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके पास 40 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, तथा इसका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो तमिलनाडु में है। यह एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। अमूल के बाद लगभग इसी का नंबर है, क्योंकि अमूल तो एक कॉरपोरेशन है, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। लेकिन अगर अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी तो ये हडसन एग्रो प्रोडक्ट ही है। इसके पास 20 प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, जो 5 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में फैले हुए हैं। यह लगभग इसके पास 12,000 प्रोक्यूरमेंट सेंटर्स हैं, जो लगभग 14,000 गांवों को कवर करती है, तथा इसका जो चिलिंग पॉइंट्स हैं वो भी इसके
मेन मार्केट के पास हैं। इससे इसको ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सुविधा होती है तथा इसका जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो उसमें बचत होती है। इसका जो मेन ब्रांड है वो आरोग्य मिल, अरुण आइसक्रीम, एचएपी कर्ड, घी और बटर है। यह लेकिन साउथ इंडिया में ही ज़्यादा प्रचलित है, नॉर्थ इंडिया में इसका उतना प्रेजेंस नहीं है। इसने रिसेंटली रेडी टू ईट ईट कैटेगरी में पिज्जा चेन ओला ब्रांड नाम से स्टार्ट किया है। यह कंपनी नॉर्थ इंडिया में ही एक्सपांड करने की सोच रही है और फरवरी 2021 में इसने एक नया मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट सोलापुर महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया है, जिसका पर डे का कैपेसिटी 4 लाख लीटर पर डे है, 6 लाख लीटर पर डे, सॉरी। दोस्तों, भारत में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है और जैसे-जैसे लोगों के आय में वृद्धि होगी, यह डिमांड और भी बढ़ेगा। और इससे इस कंपनी को सीधा लाभ पहुंच रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। चूँकि इसके आप ग्राफ से देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, मार्च 2017 से काफ़ी अप ट्रेंड है और ये स्टॉक भी उसी तरह का रिटर्न जनरेट करके दिया है और फ्यूचर में भी यह स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को इसी तरह से रिटर्न जनरेट करके देने की काफ़ी संभावना है।